वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी करंट अफेयर्स की सेकंड क्लास होगी। आप जानते हैं जनवरी की जो क्रॉनिकल हम मैगजीन कवर कर रहे हैं इस टाइम पे, और उसमें नवंबर का करंट अफेयर्स दिया गया है। ये उसकी सेकंड क्लास है। रबी फसल बुआई के बारे में दिया गया है। रबी फसल बुआई 306 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रगति हुई है इस बार। ठीक है, इसमें और कुछ हमें जानना नहीं है। रबी फसलों के बारे में इतना जान लीजिए कि रबी फसलों की जो बुआई है वो अक्टूबर से दिसंबर तक होती है, और जो कटाई है ये मार्च से अप्रैल में होती है। ठीक है, रबी फसलें जो है ये इनकी जो वृद्धि है ये ठंडे मौसम में होती है। ठीक है, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि रबी फसलों की कटाई कब होती है, बुआई कब होती है, और रबी फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो इस चीज़ को लेकर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो रबी फसलों में आपका गेहूं आता है, जौ आता है, चना है, मसूर है, सरसों है, अलसी है। ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे गेहूं के साथ आप देखते हैं कि गेहूं के साथ भी सरसों बोई जाती है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप जानते ही होंगे कि गेहूं के साथ भी सरसों डाल दी जाती है, चने के साथ भी सरसों डाल दी जाती है ना। तो रबी फसलों के अंतर्गत गेहूं हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, मसूर, सरसों, अलसी, ये सब आते हैं, याद रखना। अगला है, भारत में अल्टा प्रसंस्कृत खाद्य की बिक्री में तीव्र वृद्धि हुई है। तो ये जो अल्टा प्रोसेस्ड फूड है इसमें वृद्धि का कारण भी है। जैसे कि 2006 में बिक्री जो है ये 90 करोड़ डॉलर की थी, और 2019 में ये 380 करोड़ डॉलर हो गई है। कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी इसमें हुई है, आप देख सकते हैं। इससे नुकसान क्या होगा? तो इस तीव्र आहार परिवर्तन से भारत में मोटापा बढ़ रहा है, मधुमेह के जो पेशेंट है वो बढ़ रहे हैं, हृदय रोग के जो पेशेंट है वो बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये जो पैकेज्ड फूड है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। हमें लगता तो है कि बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है, क्योंकि बहुत जल्दी मिल जाता है ना, बस पैसे दो, रेडी टू ईट होता है ये। तो फिर इसलिए लोगों को बहुत सहूलियत मिल जाती है इसकी वजह से। अगला है, ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है औद्योगिक रूप से तैयार खाद्य पदार्थ होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? सुविधा, पहली बात तो, जैसा कि दूसरी बात लंबी सेल्फ लाइफ और बड़े पैमाने पर उपभोग है। जैसे कि चिप्स चाहिए होता था तो पहले अगर चिप्स किसी को चाहिए होता था तो घर पे बनाना पड़ता था। अभी क्या है, पैसे दो, मार्केट से उठा लो, कोई भी चीज़ जो आपको चाहिए हो। आई थिंक 99% चीज़ें आपको मिल जाएंगी मार्केट में, पैकेट में। अगर आप तुरंत पैसे देते हैं आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इनमें आते क्या क्या हैं? तो सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, चिप्स है, चॉकलेट है, आइसक्रीम है, पैकेज्ड सूप है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि पैकेज्ड होती हैं, है ना। नेक्स्ट है, टेस्ला ने भारत में अपना पूर्ण विकसित हब कहाँ पे खोला है? तो गुरुग्राम में, याद रखना। टेस्ला ने भारत में अपना जो हब खोला है वो किस शहर में? तो गुरुग्राम में खोलने की घोषणा की है नवंबर 2025 में। ये अगली न्यूज है, ये भी याद रखना। टेस्ला ने कहाँ है खोला अपना हब? गुरुग्राम में खोला है। और नवंबर 2025 में पेयू को आरबीआई द्वारा ऑनलाइन, ऑफलाइन और क्रॉस बॉर्डर चैनलों पर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी मिली है। किसको मिली है? पेयू को मिली है। किसके द्वारा मिली है? आरबीआई के द्वारा मिली है। ठीक है, पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करेगा पेयू। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे डिजिटल भुगतान क्षेत्र में वृद्धि होगी। दूसरी बात, पेमेंट एग्रीगेटर होता क्या है? तो वो प्लेटफार्म जो विभिन्न व्यापारियों के अंतर्गत आने वाले भुगतान स्वीकार करता है, प्रोसेस करता है तथा भुगतान निपटान की सुविधा प्रदान करता है, ताकि ग्राहकों को एकीकृत और सहज भुगतान अनुभव मिल सके। तो वो है पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का जो निर्यात है ये अप्रैल से अक्टूबर की अवधि में 4.8% बढ़ा। और कुछ जानना नहीं है इसमें। अगला है, 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है। ठीक है, 16वां वित्त आयोग जो है 2023 में बना था। इसके जो अध्यक्ष हैं ये अरविंद पनगड़िया हैं। ये याद रखना कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया हैं। अरविंद पनगड़िया जी के नेतृत्व में वित्त आयोग के सदस्यों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को 2026 से 2021 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ठीक है, किसको सौंप दी है? राष्ट्रपति को। जो वित्त आयोग है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 280 में है। और अनुच्छेद 280(1) में कहा गया है कि जो वित्त आयोग है इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, वित्त आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के विभाजन की सिफारिश की, जिसमें केंद्र से प्राप्त टैक्स को बढ़ाने पर बल दिया।
लेकिन याद रखना वित्त आयोग की जो ये बातें हैं ये सिर्फ सलाहकारी हैं, ठीक है, ये बाध्य नहीं है सरकार पर। अगला है आईपीओ प्रक्रिया में सुधार हेतु सेबी का परामर्श पत्र, यानी कि सेबी ने आईपीओ प्रक्रिया में सुधार की बात कही है। आईपीओ क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, दैट इज आईपीओ। आईपीओ वो प्रक्रिया है जिसमें कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता को जारी करती है। इससे कंपनी को पूंजी जुटाने का अवसर प्राप्त हो जाता है और निवेशकों को कंपनी में हिस्सेदारी प्राप्त होती है, ठीक है। भारत में आईपीओ प्रक्रिया आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 द्वारा नियंत्रित होती है, तो ये भी याद रखना। अगला है बोत्सवाना में हीरा उद्योग पर भारतीय प्रवासी समुदाय का अधिकार, यानी बोत्सवाना के जो हीरा उद्योग हैं उनमें अधिकतर भारतीय प्रवासी समुदाय का ही अधिकार है। 12 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोत्सवाना में हीरा से संबंधित औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया। तो राष्ट्रपति जी हमारी गई थी कब? नवंबर में। कहाँ गई थी? बोत्सवाना। हीरा व्यापार दोनों देशों के आर्थिक संबंधों का आधार है। बोत्सवाना से जो हमारे आर्थिक संबंध है वो हीरा व्यापार को लेकर बहुत प्रगाढ़ हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा हीरा प्रसंस्करण केंद्र है, ये बात आप जानते हैं, जहां पर सूरत जैसे शहरों में विश्व के 90% हीरों की कटाई और पॉलिशिंग होती है तथा बोत्सवाना विश्व के प्रमुख हीरा उत्पादकों में से एक है, ठीक है। बोत्सवाना अफ्रीकन कंट्री है, ये भी याद रखना। भारत और मॉरिशस समुद्री प्रौद्योगिकी व ब्लू इकोनॉमी में सहयोग की बात हुई है। किसके साथ? भारत की मॉरिशस के साथ। नवंबर 2025 में नई दिल्ली में मॉरिशस के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि मछली पालन, समुद्री प्रौद्योगिकी और जल शोधन यानी कि डिजिटलाइजेशन जैसे उभरते क्षेत्रों में भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग बढ़ाना आवश्यक है। ये सारी बातचीत कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में हुई है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय देख लेते हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का ACITI साझेदारी। क्या है ACITI? तो नवंबर 2025 में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने ACITI की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है? इस तरह के जो संगठन बनते हैं इसके बारे में पूछा जाता है, जैसे कि ये पूछ लेंगे कि ACITI में कौन से देश शामिल हैं, है ना, तो ये जानना जरूरी है। तो ACITI की घोषणा की इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है उन्नत तकनीकों और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग को गहरा करना। ACITI है क्या? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। इनोवेशन को लेकर के ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर के ये पार्टनरशिप की गई है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भारत कनाडा प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी, ये हिंदी में इसका नाम है, ठीक है। अगला है G20 शिखर सम्मेलन कब हुआ है? तो नवंबर में ही हुआ है। 22-23 नवंबर 2025 को हुआ है। कहाँ पे हुआ है? जोहान्सबर्ग में हुआ है। याद रखना, G20 शिखर सम्मेलन नवंबर 2025 में जोहान्सबर्ग में हुआ है। भारत से किसने भाग लिया है? तो भारत से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया है एवं आतंकवाद पर भारत की चिंताओं को दृढ़ता से उठाया है, ठीक है। यूएसए, रूस और चीन, इन 3 देशों ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया है, ये भी याद रखना। अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है G20 शिखर सम्मेलन में, और ये इसकी विशेषता है। इस शिखर सम्मेलन की ऐतिहासिक उपलब्धि रही है। इब्सा बैठक क्या है? तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि इब्सा में शामिल कौन है? तो I से इंडिया, B से ब्राज़ील और SA से साउथ अफ्रीका, ठीक है। इब्सा में भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इन्होंने वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं पर चर्चा की है। अगला है संयुक्त अरब अमीरात UAE 2025 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता बना है। तो सबसे बड़ा मानवीय दानदाता कौन है? तो वो अमेरिका है। पहला अमेरिका है, दूसरा यूरोपीय संघ है। यूरोपीय संघ कोई एक देश नहीं, इसमें बहुत सारे देश आते हैं। और तीसरा, थर्ड है UAE, तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता। सबसे अधिक सहायता किसको प्राप्त हुई है? तो वो फिलिस्तीन को प्राप्त हुई है, ये भी याद रखना। अगला है येकाटेरिनबर्ग और कजान में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों का उद्घाटन किया गया है। कहाँ कहाँ पे? येकाटेरिनबर्ग और कजान में। भारत ने रूस में अपनी राजनयिक उपस्थिति बढ़ाते हुए येकाटेरिनबर्ग और कजान में नए कांसुलेट जनरल का उद्घाटन किया। भारत के रूस में अभी तक कितने कांसुलेट जनरल हो चुके हैं? तो 4 हो चुके हैं। अगला है मैक्सिको की फातिमा बॉस बनी मिस यूनिवर्स। तो इस बार जो मिस यूनिवर्स हैं वो कौन है? तो फातिमा बॉस हैं। कहाँ की हैं? मैक्सिको की हैं। कौन सी हैं? तो 74वीं मिस यूनिवर्स बनी है फातिमा,
और जो 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता है ये थाईलैंड में आयोजित हुई थी, तो याद रखना। डिसलेक्सिया, ADHD और हाइपर एक्टिविटी के साथ जीवन जीते हुए इन्होंने सशक्तिकरण का माध्यम इसको बनाया है। किसने? फातिमा बॉस ने। ठीक है। दक्षिणी चीन सागर में चीन का तैरता कृत्रिम द्वीप, तो चीन जो है ये दक्षिणी चीन सागर में एक कृत्रिम द्वीप बना रहा है। कैसा है? तो वो तैरता हुआ होगा। इसका निर्माण जो है ये शुरू हो चुका है और 2028 तक यह परियोजना पूर्ण होने की उम्मीद है। कृत्रिम द्वीप मानव निर्मित संरचनाएं होती हैं जिन्हें समुद्र या झीलों में विभिन्न उद्देश्यों से बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कृत्रिम द्वीपों को प्राकृतिक द्वीपों जैसी संप्रभुता नहीं मिलती, परंतु याद रखना वे रणनीतिक, यानी जैसे सैन्य ठिकाना वगैरह वहाँ पे बनाएं, तो रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये बात याद रखना कृत्रिम द्वीप के बारे में। अमेरिका ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है। किसने दिया है? अमेरिका ने। किसको? सऊदी अरब को। होता क्या है जो मेजर नॉन नाटो सहयोगी है, ये क्या होता है? तो ये वो देश होता है जिसे अमेरिका सैन्य और आर्थिक सहयोग में प्राथमिकता देता है, लेकिन वो नाटो का सदस्य नहीं होता। ठीक है। सैन्य क्षेत्र में और आर्थिक सहयोग भी देता है अमेरिका, उन्हें कहते हैं मेजर नॉन नाटो सहयोगी। इसके अलावा अमेरिका ने सऊदी अरब को F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमानों की बिक्री को मंजूरी दी है, जो क्षेत्रीय वायु शक्ति में एक बड़ा बदलाव है। ठीक है। अगला है QS विश्वविद्यालय स्थिरता रैंकिंग। इसमें भारत के 103 विश्वविद्यालय शामिल हैं। शीर्ष स्थान पे लुंड विश्वविद्यालय है। कहाँ पे है? स्वीडन में है। और जो शीर्ष भारतीय संस्थान है वो उसमें है IIT दिल्ली और सेकंड है IIT खड़गपुर। लेकिन जो शीर्ष भारतीय संस्थान है IIT दिल्ली, इसकी अगर हम वैश्विक उपलब्धि देखें या वैश्विक स्थान देखें तो वो है 171। तो ये भी याद रखना। अगला है फ्रांस और यूक्रेन के बीच 100 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए समझौता हुआ है। किसके बीच में? फ्रांस और यूक्रेन के बीच में। ठीक है। फ्रांस और यूक्रेन के बीच में 100 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए समझौता हुआ है। समझौते में राफेल विमानों के साथ साथ हथियार, सैम्पटी वायु रक्षा सिस्टम, रडार और ड्रोन शामिल हैं। इसे लगभग 10 वर्षों में चरणबद्ध किया जाएगा। ठीक है। तो फ्रांस और यूक्रेन के बीच ये समझौता हुआ है। किस चीज़ को लेकर है? राफेल विमानों को लेकर। कितने हैं? तो 100 हैं। पूरे 100 राफेल विमान की बात है। ये सैम्पटी क्या है? सैम्पटी वायु रक्षा सिस्टम, तो ये एक फ्रांसीसी इतालवी संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली है जो मिसाइल अवरोधन के लिए विकसित की गई है और उन्नत एंटी ड्रोन क्षमताएं प्रदान करती है। ये है सैम्पटी। अगला है राष्ट्रपति की अंगोला और बोत्सवाना यात्रा कब हुई है? नवंबर 2025 में जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो अंगोला और बोत्सवाना गई थी। अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ मैनुअल गोंकाल्वेस के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई है। अंगोला संसद को इन्होंने संबोधित किया है और भारतीय समुदाय से संवाद की है। बस इतना ही जानना था। ये याद रखना कि नवंबर में गई थी। बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा गिडियन बोको, इनके साथ भी द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई है। भारतीय समुदाय से मुलाकात हुई है और बोत्सवाना के साथ भारत ने स्वास्थ्य व फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में MOU पर साइन किया है, जिससे बोत्सवाना को सस्ती दवाएं मिल सकेंगी भारत से। ठीक है। अगला है भारत का लैटिन अमेरिका के साथ व्यापार सहयोग में वृद्धि। भारत ने लैटिन अमेरिका के साझेदार देशों पेरू और चिली के साथ 2 महत्वपूर्ण व्यापार वार्ता सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है। ठीक है। रूस से भारत को तेल निर्यात में तेज गिरावट हुई है। रूस ने भारत को 0.81 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन निर्यात किया है। कब? अभी। जबकि पहले ये 1.95 मिलियन बैरल प्रतिदिन था। बट याद रखना कि अभी भी भारत के कुल तेल आयात का लगभग 35% रूस से आता है। अगला है मेलिसा तूफान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेलिसा तूफान कहाँ पे आया था? तो जमाइका और क्यूबा में आया था। ठीक है। अक्टूबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र व उसके साझेदार संगठनों ने कैरेबियाई क्षेत्र में जमैका, क्यूबा और हैती की सरकारों को समर्थन देने हेतु आपातकालीन सहायता जुटाने की प्रक्रिया तेज की है। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।